जय हिंद साथियों, हम नीति निर्देशक तत्व कर रहे थे जो आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से हटके होते हैं। मौलिक अधिकार हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन नीति निर्देशक तत्व अगर हमें ना भी मिले तो हम न्यायालय नहीं जा सकते, ये कहा गया था आर्टिकल नंबर 37 में। तो आर्टिकल नंबर 36 जो मैंने आपको कराया था उसमें परिभाषा दी गई थी नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी की, और आर्टिकल नंबर 37 में ये कहा गया था कि अगर आपको नीति निर्देशक तत्व राज्य नहीं देता है तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, यानी नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी क्या है भैया, परिवर्तनीय नहीं है न्यायालय में। फिर आज हम करने वाले हैं 38 और 38 का सेकंड। ये मैंने आपको बताया था कि यहां से क्या क्या सवाल बनेंगे और क्या क्या अब तक पूछा है, ये सब मैंने आपको सिखाया था। आज फिर हम वही करने वाले हैं। आपको मैं ये बताने वाला हूं कि यहां से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं और क्या क्या सवाल अब तक बने हैं। तो सबसे पहले तो आपका सवाल यही बन जाएगा कि नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां तक है और कौन से भाग में है। तो भाग मैंने आपको बताया था आर्टिकल भाग 4 में है, और भाग 4 के कै में मौलिक कर्तव्य है जो रूस से लिए गए हैं, ये आपको अच्छे से पता होगी। तो आज हम पढ़ेंगे यहां पर अनुच्छेद नंबर 38। देखो अनुच्छेद नंबर जो 38 है वो ये कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करेगा। जो राज्य है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करेगा। ये बात किसमें की गई है, आर्टिकल नंबर 38 में की गई है। देखो ये वाला बिल्कुल सेम सवाल प्रस्तावना से भी पूछा जाता है। कैसे बनता है प्रस्तावना सवाल? इस तरीके से बनता है कि प्रस्तावना के अंदर कितने प्रकार की न्याय हमें दी गई है। तो 3 प्रकार की न्याय हमारे पास है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है भाई। और इस बात को कहां पर किया गया है, अनुच्छेद 38 में भी इस बात को कहा गया है कि राज्य जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित करेगा। फिर इन्होंने क्या किया कि भाई बात तो ठीक है कि अगर ये स्थापित करेगा, तो इन्होंने बाद में यानी राज्य ने क्या किया कि 44वां संविधान संशोधन किया। 44वां संविधान संशोधन किया और 44वां संविधान संशोधन करके इन्होंने राज्य के अंदर ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के साथ साथ आय सुविधा और अवसर की असमानता को कम करने की बात कही। इसका मतलब क्या हुआ, यानी आय के अंदर क्या होता है कि आप जिस पोस्ट पर है और दूसरा भी अगर उसी पोस्ट पर है तो किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी उन दोनों में अंतर नहीं किया जाएगा। किसी अमीर, गरीब, अगर दोनों में से किसी पोस्ट पर, जैसा आपने देखा होगा कि जब यूपी ट्रिपल एस की परीक्षा देते हैं तो एक अमीर आदमी का लड़का देता है, एक गरीब का देता है, लेकिन अगर दोनों ही डीएम बन जाते हैं तो जो जो सुविधाएं एक अमीर आदमी को मिलेंगी उस स्टेट के अंदर, तो वही सुविधाएं यानी उस जिले में, उस स्टेट के जिले में उस गरीब डीएम को भी, जो डीएम बना है उसको भी समान आय मिलेगी, सुविधाएं मिलेंगी, अवसर भी मिलेगी। यानी कि राज्य ने कहा कि हम 44वां संविधान संशोधन करते हैं और इस 38 के साथ 38 का सेकंड इन्होंने जोड़ा और कहा कि राज्य आय सुविधा और अवसर की असमानता को कम करेगा। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ये बात समझ में आई। यानी आर्टिकल नंबर 36 में जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहा गया है परिभाषा। 37 में कहा गया है कि न्यायालय में नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी क्या नहीं होंगे भाई, परिवर्तनीय नहीं होंगे, आप फोर्स नहीं कर सकते। 37 में कहा गया कि राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित करेगा। और इन्होंने फिर क्या किया, राज्य ने 44वां संविधान संशोधन किया और 38 के सेकंड में इन्होंने आय, सुविधा, अवसर की असमानता को कम करने की बात कही। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई तो बोलो हाँ। हर आर्टिकल से क्या क्या सवाल बने हैं, क्या क्या पूछे गए हैं, वो सब चीज मैं यहाँ पर करा रहा हूं। अगली स्लाइड पर आते हैं। देखो इन्होंने क्या कहा आगे। इन्होंने कहा आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 39, सॉरी 29 बोला गया मैंने अभी, 29 नहीं 39, 39 में बहुत बार सवाल बना है। क्या सवाल बना है मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहला सवाल तो यहां पर यही बना था। कौन सा बना था भाई, ये वाला। देखो ये इन्होंने कहा आर्टिकल नंबर 39 में कहा कि स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। कई बार सवाल बना है कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद में है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में दिया गया है। अब उस समान कार्य के लिए समान वेतन का क्या मतलब है,
इसका मतलब ये है कि आप चाहे जो भी काम कर रहे हो, आप चाहे जो भी प्रोफेशन में हो, अगर उसी प्रोफेशन में एक स्त्री भी है, उसी प्रोफेशन में पुरुष भी है, तो जितना वेतन एक पुरुष को मिलता है उतना ही वेतन स्त्रियों को भी मिलना चाहिए, ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 39 में। जैसे आप यहां पर देखो, एक मजदूर होता है, अगर मजदूर एक पुरुष है, मजदूर अगर एक पुरुष है, अगर उसे दहाड़ी में 700-800 रुपए मिलते हैं, मान लेते हैं कि 800 रुपए मिलते हैं एक दहाड़ी में एक पुरुष को, अगर महिला उस काम को करती है तो उस महिला को भी कितने रुपए मिलेंगे? 800 रुपए ही मिलेंगे। यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। जो कार्य एक पुरुष करता है और उस पुरुष को जो धनराशि दी जाती है, अगर वही काम एक महिला करे, एक फीमेल कैंडिडेट करे, तो उस काम के लिए भी उतनी ही धनराशि उस महिला को दी जाएगी जितनी कि उस काम के लिए एक पुरुष को दी जाती है। अब सपोज जैसे आप किसी पद पर चले जाते हो, मान लेते हैं कि आप क्लर्क बन जाते हो कहीं पर भी, चाहे वो हाई कोर्ट में बन जाओ क्लर्क या कहीं और आप क्लर्क बन जाते हो, उसी क्लर्क उसी पोस्ट पर पुरुष भी है यानी एक मेल कैंडिडेट है और उसी पोस्ट पर महिला कैंडिडेट भी है, तो उन दोनों को जो वेतन मिलेगा वो समान मिलेगा उस पद के हिसाब से। समझ रहे बात को? उस वैकेंसी के हिसाब से, जितनी उस वैकेंसी में धनराशि दे रखी होगी, जितनी सैलरी उसके अंदर दे रखी होगी। तो किस आर्टिकल में ये कहा गया, सवाल इस तरीके से बनता है कि किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन? तो आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद हो जाता है कौन सा? 39, आर्टिकल 39 हो जाता है। ठीक है भाई। और इसके अंदर कुछ और भी विशेषताएं दी गई हैं, जैसे कि 3 विशेषताएं हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें विशेषताएं क्या है? यानी समान कार्य के लिए समान वेतन तो आर्टिकल नंबर 39 में दिया है इन्होंने, और इसी 39 के 3 पॉइंट और दिए गए हैं। वो पॉइंट क्या क्या है? इन्होंने कहा कि रोटी रोजी के लिए स्वतंत्रता, यानी रोटी रोजी के लिए स्वतंत्रता का क्या मतलब है कि अगर अब जीविका चलाने के लिए एक पुरुष को पूरी स्वतंत्रता होती है और साथ ही साथ यही स्वतंत्रता महिलाओं को भी दी गई है, यही स्वतंत्रता महिलाओं को भी दी गई है, यानी रोटी रोजी करने की स्वतंत्रता। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि ये काम जो पुरुष कर रहा है एक स्त्री को नहीं करना चाहिए, एक महिला को नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर महिला चाहे जो काम कर रही है, अगर वो अपना जीवन चलाने के लिए या आजीविका के लिए जो काम कर रही है वो कर सकती है। यानी कि वो कह रहे हैं कि अपना पेट पालने के लिए, रोटी रोजी के लिए वो कोई काम भी कर सकती है, उसको रोका नहीं जाएगा। लेकिन उसको रोक सकते हैं, क्यों रोक सकते हैं? क्योंकि ये डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है। समझ रहे बात को? फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है, वो डिपेंड करता है स्टेट पर। ठीक है भैया। यहां पर आता है फिर सेकंड पॉइंट, इसमें कहा गया है कि स्त्री व पुरुष कामगारों के लिए स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा का क्या मतलब है? मान लो किसी पर आप जॉब कर रहे हो, किसी कंपनी में या कहीं पर आप जॉब कर रहे हो, तो जो जो सुविधाएं एक पुरुष को देगी वो कंपनी, वही सुविधाएं स्त्रियों को भी दी जाएंगी। यानी स्त्री और पुरुष के लिए किसकी? स्वास्थ्य की सुरक्षा। स्वास्थ्य की सुरक्षा कौन करता है भैया? स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है राज्य ही करेगा। यानी वो ये इस बात को कह रहा है कि जो जो सुविधाएं एक पुरुष को मिलेंगी वही वही सुविधाएं किसको मिलेंगी भाई? स्त्रियों को भी दी जाएंगी। कौन सी? स्वास्थ्य संबंधी रक्षा। आर्टिकल नंबर 39 के सेकंड में ये बात कही गई है। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। आर्टिकल नंबर 39 का तीसरा पॉइंट कह रहा है कि बच्चों व अल्पसंख्यकों का शोषण मुक्त विकास। शोषण मुक्त विकास मैंने आपको आर्टिकल नंबर 23 से 24 कराए थे, 2 आर्टिकल कराए थे, वहां पर शोषण से विरुद्ध कानून दिए गए थे जो मौलिक अधिकार थे। और उनके साथ साथ यहाँ नीति निर्देशक तत्व में भी ये कहा गया है कि राज्य बच्चों और अल्प वयस्कों का शोषण मुक्त विकास करेगा। यानी अगर किसी राज्य में बच्चों और अल्प वयस्कों के साथ शोषण होता है तो उसको खत्म करके उस राज्य में मुक्त विकास करेगा। इसका मतलब है कि वहां पर इनसे संबंधित बातों को खत्म करेगा, जिससे कि बच्चों और अल्प वयस्कों का शोषण होता है उसको खत्म करेगा और वहां पर उस राज्य का इनसे संबंधित विकास करेगा। ठीक है भैया। तो ये 3 पॉइंट इसके अंदर दिए गए थे। आगे आ जाते हैं। स्क्रीनशॉट मारना चाहो तो मार लो। एक एक पॉइंट मैंने बड़ा छाप के लिखा है, वही यहां पर लिखा है जो एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि आर्टिकल नंबर 39 में और भी बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन मैंने सिर्फ वहां पर ये लिखा था जो काम के लायक था हमारे। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। देखो यहां पर क्या कह रहा है 39 के
कै 39 का कै 39 में 3 पॉइंट दिए गए थे और 39 के कै के अंदर कुछ और 39 के कै में और भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं। वो क्या है मैं यहां पर बता देता हूं। सवाल भी जहां से बनेगा जो वो भी आपको मैं बता दूंगा और क्या क्या पूछा गया। देखो 39 के कै में कहा गया है अनुच्छेद के निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता का क्या मतलब है? विधिक का मतलब होता है कानून। यहां पर क्या है भैया? कानून। विधिक का मतलब है यहां पर कानून, यानी कि निःशुल्क कानून सहायता। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, मान लेते हैं कि आप अगर अपने आधार कार्ड में संशोधन कराना चाहते हैं तो वो क्या है? वो आपकी एक कानूनी सहायता है, यानी गवर्नमेंट, उस राज्य की सरकार आपकी हेल्प कर रही है, आपको सहायता दे रही है। तो इसमें कहा गया है कि आपको सरकारी काम से संबंधित अगर कोई काम कराना है या आपको कोई कानूनी सहायता अगर चाहिए तो आपको वो निःशुल्क दी जाएगी। और ये बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 39 के कै में। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप अच्छे जानते हो कि आपको संशोधन कराना है ना, तो आपको वो फ्री में आपको संशोधन करके देगा, लेकिन वो काम बहुत दिनों के लिए पेंडिंग में डाल देगा। आप जैसे ही आपको कुछ पैसे चिपकाओगे तुरंत कर देगा, है ना। लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये आपकी जो सहायता है जो सरकार दे रही है वो निःशुल्क होनी चाहिए, लेकिन लोग उस काम को नहीं करते, भ्रष्टाचारी करते हैं। और भ्रष्टाचारी के साथ साथ आपसे कुछ पैसे लेते हैं और वही काम 1-2 दिन में हो जाता है, जो काफी दिनों में महीनों महीनों तक नहीं हो पाता। वो काम 2-4 दिन में या 1-2 दिन में हो जाता है। क्यों? पैसे लेके क्या करते हैं? वो पैसे लेना गलत है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल नंबर 39 में कहा गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता, यानी आपको अगर कोई भी कानूनी संबंधित आपको सहायता या हेल्प चाहिए तो वो आपको मुफ्त में मिलेगी, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 39 का कै, ये एक समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है। समाजवादी का क्या मतलब है? यानी समाज पर आधारित है, यानी सामाजिक काम है तो समाजवादी। ये सवाल पूछा गया था कि निःशुल्क विधिक सहायता कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो ये समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसको सही से नोट कर लेना, छाप लेना, काम आएगा। फिर आर्टिकल नंबर आता है 40 का क्या? अब सॉरी 40 का क्या नहीं, सिर्फ 40। अनुच्छेद नंबर 40 में दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था, या इसी को ग्राम पंचायतों का गठन कहते हैं। पहले यानी कि आर्टिकल नंबर 40 से पहले जब नहीं था तो यहां पर विरोध हुआ। विरोध क्या हुआ कि गांधी जी जो थे वो ग्राम पंचायतों के पक्ष में थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर इसके विपक्ष में थे, यानी कि विरोध में थे। ये कह रहे थे कि अगर आपको भारत का विकास करना है तो सबसे पहले आपको ग्राम यानी गांव का विकास करना होगा। अगर आप जब तक गांव का विकास नहीं करोगे तब तक भारत का विकास उच्च स्तर पर नहीं होगा। लेकिन भीमराव अंबेडकर कह रहे थे कि इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, और आर्टिकल नंबर 40 को जोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि गांव का विकास अगर होगा तो भारत का विकास होगा। तो ये इसके विरोध में थे, यानी कि ये नहीं, भीमराव अंबेडकर नहीं चाहते थे कि पंचायती राज भारत के अंदर लाई जाए, लेकिन गांधी जी कह रहे थे कि पंचायती राज लानी चाहिए, क्योंकि गांधी जी इस ग्राम पंचायतों से यानी गांव से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और ये इसके पक्ष में रहते थे। जब इन दोनों में विवाद चल रहा था इस बात का, तभी इन दोनों के बीच में जंप मारा राजेंद्र प्रसाद जी ने। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि देखो, ना ही आपकी बात है और ना ही आपकी बात है। यानी ना वो कह रहे थे कि मैं ना गांधी जी के पक्ष में हूं और ना ही मैं भीमराव अंबेडकर जी के पक्ष में हूं। एक काम करते हैं, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है हम इसको आर्टिकल नंबर 40 में रख देते हैं। यानी 40 का मतलब ये हुआ कि हम इस पंचायती राज को नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रख सकते हैं। यानी कि जो राज्य अगर चाहेगा तो वो अपने राज्य में इसको लागू कर सकता है, अगर कोई राज्य इसको नहीं चाहता है तो फिर वो लागू नहीं कर सकता। यानी ये डिपेंड करता है किसी भी राज्य पर। अब यहां पर देखो कि आज के दौर में अगर आप देखोगे तो अगर आप ये कहोगे या इस चीज को उच्च लेवल पर यानी सकारात्मक रूप से अगर सोचोगे तो आप अच्छे से इस बात को जानोगे कि अगर आपको भारत का विकास करना है तो गांव का विकास जरूरी है। गांव का विकास जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा भारत का विकास होगा, यानी उच्च लेवल पर विकास होगा। जैसे आप देखो, पहले जमाने में यानी कुछ दौर पहले गांव बहुत कच्चे घर रहते थे, गांव के अंदर सड़कें बेकार होती थी और इतना डेवलपमेंट भी नहीं था।
आज के दौर में अगर आप देखोगे तो इतना ज्यादा डेवलपमेंट गांव के अंदर हो चुका है, क्योंकि अर्थव्यवस्था आप जानते हो कि कृषि पर ज्यादातर आधारित है, देश है। जितनी ज्यादा कृषि बढ़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो हो रहा है, यानी जो सबसे ज्यादा योगदान है वो कृषि का है, आप अच्छे जानते हो। और कृषि कहां पर होती है? कृषि ज्यादातर गांव में होती है, शहरों में तो होती नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जिस जिस राज्य में गांव है, जिस राज्य में जितने भी गांव है, अगर कोई राज्य, राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अगर कोई भी गांव या कोई भी राज्य किसी भी गांव में अपने पंचायती राज को लागू करना चाहता है तो वो कर सकता है, अगर कोई राज्य लागू करना नहीं चाहता है तो वो नहीं कर सकता है। फिर इन्होंने कहा कि जहां पर गांव नहीं है उनका क्या होगा? जैसे कि दिल्ली आप देखोगे, दिल्ली ये जैसे पटना के अंदर भी बहुत सारे गांव हैं, लेकिन पटना के अंदर भी ग्राम पंचायत लागू नहीं होती है। पटना के अंदर वहां पर भी क्या लागू होती है? नगर पंचायत। तो इन्होंने कहा जैसे दिल्ली जैसे राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर क्या होगा? तो इन्होंने कहा कि हम वहां पर ग्राम पंचायत नहीं या पंचायती राज व्यवस्था नहीं, तो वहां पर नगर पंचायत हम लागू कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन देखो, यहां से बात निकलती है, जो सबसे बड़ा तैराक होता है ना या गोताखोर होता है, वही कभी कभी डूब जाता है। यानी कि आप देखो ना ही आप गांधी जी को नकार सकते हो और ना ही आप भीमराव अंबेडकर को नकार सकते हो। हाँ, आप इतना कर सकते हो कि आप गांधी जी को पसंद नहीं करते, वो अलग बात है, या आप अंबेडकर जी को पसंद करते हो, वो अलग बात है। कुछ लोग हैं जो अंबेडकर जी को पसंद करते हैं, गांधी जी को पसंद नहीं करते होंगे। आप उनको पसंद करो या ना करो, वो अलग बात है, लेकिन आप इनको नकार नहीं सकते। इतने बड़े खतरनाक होने के बाद भी, यानी खतरनाक का मतलब ये है कि जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, वो भी इस चीज में मार खा गए। समझ रहे हो? वो भी इस चीज में मार खा गए। और गांधी जी क्या हुआ, इसमें उन्होंने विजय हासिल कर लिया। आप यहाँ पर देखो, आज के दौर में तो जितना ज्यादा गांव का विकास होगा उतना ही ज्यादा भारत का उच्च स्तर पर विकास होगा। समझ रहे हो बात को? तो गांधी जी इसके पक्ष में थे और भीमराव अंबेडकर इसके विरोध में थे। ठीक है भैया? तो इन्होंने क्या कहा, राजेंद्र प्रसाद ने, जब इनको नीति निर्देशक तत्व में रखा गया तो इन्होंने एक संशोधन किया। इन्होंने कहा कि यार अब गांव के अंदर ग्राम पंचायत होना हर राज्य में जरूरी है, हर राज्य में जरूरी है। तब ये 73वां संविधान संशोधन इन्होंने किया। और 73वां संविधान संशोधन करके, है ना, 1993 में 200 इसे नीति निर्देशक तत्व से बहुत दूर रख दिया। यानी जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, उससे इतनी दूर रखा कि 243 के कै से लेके अड़े तक सब का सब जितनी भी बातें कही गई हैं वो सब किसकी हैं भैया? वो पंचायत की है। किसकी है? पंचायत की है, पंचायत। अब पंचायत यहां पर दो जगह हो जाती है। एक तो नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम आर्टिकल नंबर, यानी कि आप कहोगे आर्टिकल नंबर 40 में देख सकते हैं, और साथ ही साथ यहां पर अनुच्छेद, यहां पर आप देखोगे तो अनुच्छेद कहां पर देख सकते हैं? अनुच्छेद नंबर यहां पर देख सकते हैं। यानी कि 243 के कै से लेकर अड़े तक क्या दिया गया है? अनुच्छेद दिए गए हैं। और ये सब के सब किससे संबंधित है? पंचायती राज से। सवाल कई बार यहां से बना है, कभी कभी वो 40 को नहीं पूछता, कभी कभी वो यहां पर पूछ लेता है। यानी आपको 40 ऑप्शन नहीं मिलेगा, और 40 की जगह आपको ये मिलेगा कि पंचायती राज किस आर्टिकल में या किस अनुच्छेद में है। तो अगर आपको 40 नहीं मिलेगा तो आपको 243 100% मिलेगा। अब वो क्या है गया है, ये मिल जाए वो अलग बात है। ठीक है भैया? यहाँ पर 5 आर्टिकल दिए गए हैं और 73वां संविधान संशोधन किया गया था और 1993 में 243 में जोड़ दिया गया था, और कहा गया था कि हर गांव में ग्राम पंचायत कंपलसरी है, जरूरी है, इसका होना बहुत जरूरी है। फिर इन्होंने क्या किया, गांधी जी के जन्मदिन को अवसर मानकर, है ना, गांधी जी के 2 अक्टूबर को, है ना, उनको अवसर को मानकर 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। समझ रहे बात को? सवाल यहां कई बार बना है, कई बार क्या बना है कि ग्राम पंचायत सबसे पहले कहां पर लागू हुई थी, यह सवाल बन सकता है, या ग्राम पंचायत सबसे पहले किस डेट में या कब लागू की गई थी। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। समझ रहे बात को? तो ये सवाल यहां से एक और बन जाता है कि जो पंचायती राज था, पंचायती राज व्यवस्था थी, वो किस सिद्धांत पर आधारित थी। सवाल यहां से ये बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी। तो सवाल यहां से बनेगा गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित थी। 2 सवाल यहां से बन गए
के समाजवादी सिद्धांत पर कौन आधारित था? तो नीति निर्देशक निशुल्क विधिक सहायता क्या थी भैया? राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित थी। और पंचायती राज व्यवस्था गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित थी। क्यों आधारित थी? क्योंकि गांधी जी क्या थे? पंचायती राज के पक्ष में थे और भीमराव अंबेडकर इसके विपक्ष में थे। और बाद में इन्होंने बीच में छलांग मारी राजेंद्र प्रसाद ने, और इन्होंने कहा था कि ना आपकी बात रखेंगे ना इनकी बात रखेंगे, ये छोड़ देते हैं राज्य पर, और राज्य इसको दे ना दे वो स्टेट की बात है, राज्य की बात है। तब इन्होंने इसको नीति निर्देशक सिद्धांत का दर्जा दिया और इन्होंने कहा कि आप इसको आर्टिकल नंबर 40 में रख दो। इतनी बात समझ में आई तो बोलो हाँ। आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समझ रहे हो बात को? एक एक पॉइंट मैंने यहां पर बड़ी सोच समझकर वही लिखा है जो यहां पर पूछा गया है। बात समझ रहे हो? यहां पर जो पूछा गया है एग्जाम के अंदर वही मैंने यहां पर रखा है। तो आप अच्छे जानते होंगे, हम पढ़ चुके हैं अब तक। क्या क्या पढ़ा है हमने? परिभाषा पढ़ी नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल नंबर 36 में। उसके बाद हमने 37 पढ़ा डीपीएसपी। न्यायालय में नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, ये सवाल बनेगा। दूसरा सवाल बनेगा आर्टिकल नंबर 38 यानी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रस्तावना के साथ साथ कहां पर है? आर्टिकल नंबर 38 में दिए गए हैं। और उसमें इन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया और 38 के क में इन्होंने कहां पर रख दिया? इन्होंने एक बात और कही, आय सुविधा और अवसर की असमानता को कम करेंगे, और इसको भी जोड़ा गया था कहां पर? 38 के सेकंड में। 38 के सेकंड में जोड़ा गया। उसके बाद यहां से अगला सवाल बन जाएगा कि अनुच्छेद 39 के अंदर क्या दिया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी स्त्री और पुरुष के लिए समान वेतन, रोटी रोजी के लिए स्वतंत्रता, स्त्री व पुरुष कामगारों के लिए स्वास्थ्य रक्षा, वो भी हमारे सेकंड में 39 के सेकंड में। और थर्ड में है बच्चों और अल्प वयस्कों के शोषण मुक्त विकास। इनका क्या करेंगे? शोषण मुक्त विकास करेंगे। उसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 39 के क में निशुल्क विधिक सहायता जो समाजवादी सिद्धांत पर आधारित था। और इसके बाद अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत व्यवस्था जो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था। समझ रहे बात को? और इसको ग्राम पंचायत भी कहा गया था। ठीक है भाई। आगे था कि इन्होंने फिर 73वां संविधान संशोधन किया 1993 में, और 243 के क से लेकर 9 तक पंचायती राज को रखा गया। उसके बाद सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इन्होंने क्या कर दिया? लागू कर दिया। ठीक है भैया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी बातें करेंगे कल। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ठीक है भैया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।